आपका गेट रिच के एक और एपिसोड में। और गेट रिच में मैं नॉर्मली काफ़ी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लाता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ कि उनमें से कुछ को मैं जीनियस की कैटेगरी में रखता हूँ, और आज मेरे साथ उन्हीं में से एक हैं। मैं बात करूँगा सौरभ मुखर्जी से, मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर के को फाउंडर। और टीवी पर आप इन्हें पहले भी कई बार देख चुके हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू योर व्यूअर्स एज वेल। सौरभ, पहले तो मार्केट की बात करते हैं। हाँ जी। काफ़ी कोहराम मचा हुआ है मार्केट में इस समय। निफ्टी पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त करेक्शन के साथ अब 25,000 तोड़ा, उसके बाद रिसेंट लोज भी तोड़े। अब ये मार्केट क्यों डरा हुआ है इतना? क्या इस मार्केट को तंग कर रहा है आपके हिसाब से? 24,000 भी तोड़ दिया हमने। आई थिंक दो अलग अलग चीज़ें अनुज एक साथ हो रही है। कुछ हद तक इसलिए आप उसको परफेक्ट स्टॉर्म जो कहा जाता है, न्यूज़ कास्टर जिसको परफेक्ट स्टॉर्म बोलते हैं। तो पहली चीज़ जो है, इकोनॉमिक डाउन साइकिल आ रही है। सो कोविड के बाद इंडिया की इकोनॉमी में 3 साल शानदार प्रदर्शन दिखाया। FY22, FY23, FY24 7% GDP ग्रोथ रही, करीबन 20% अर्निंग्स ग्रोथ रही मार्केट में। एंड जाहिर है उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट खूब आगे बढ़ी। अब क्या हो रहा है कि एक सिक्लिकल डाउनटर्न आ रहा है। इसमें कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है। फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जाहिर है कि इकोनॉमी के उतार चढ़ाव रहेंगे। तो एक सिक्लिकल डाउनटर्न आ रहा है, जिसकी वजह से Q2 अगर हम जून में देखें तो मार्केट की EPS ग्रोथ ज़ीरो थी। अगर हम बैंक्स को बाहर रखें, Q2 जून की बात कर रहा हूँ, और Q2 सितंबर मेरे ख्याल से अगर हम बैंक्स को इंक्लूड भी कर ले, मार्केट लेवल पे 0% अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। सो मार्केट को आई थिंक संकेत मिल गया है कि अर्निंग्स ग्रोथ अभी कमज़ोर रहेगी कुछ क्वार्टर। सिक्लिकल डाउनटर्न है, और वो एक पहला कारण है जिसकी वजह से निवेशक चिंतित हैं। रिमेंबर, काफ़ी सारे निवेशकों के लिए पहला इकोनॉमिक डाउनटर्न है। और दूसरा जो सिचुएशन है पॉलिटिकली भी दुनिया में नहीं, एक सेकंड, दूसरे पे मैं आऊँ उससे पहले आप हाँ कह रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ जो इस साल जिस क्वार्टर में हाँ जी। एक्सक्लूडिंग बैंक्स नेगेटिव है, सॉरी फ्लैट है, अगले क्वार्टर में इंक्लूडिंग बैंक्स भी फ्लैट होगी। हाँ जी। सो मैं बोल रहा हूँ कि जून के क्वार्टर में तो एक्सक्लूडिंग बैंक्स अर्निंग्स ग्रोथ जीरो था। सितंबर के क्वार्टर में मैं बोल रहा हूँ बैंक्स को इंक्लूड भी कर लें। तो एक्सो बैंक्स मतलब अर्निंग्स नेगेटिव होंगी, हाँ, इसका मतलब। मार्केट लेवल पे मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ जीरो के आसपास आएगा, शून्य के आसपास आएगा हाँ। सितंबर क्वार्टर में। और अगर हम आगे जाते हुए फोरकास्ट भी देखें, हाँ। मेरे को लगता नहीं कि दिसंबर के क्वार्टर में या मार्च के क्वार्टर में कुछ तोड़फोड़ अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट लेवल पे दिसंबर और मार्च के क्वार्टर, मार्च 25 की बात कर रहा हूँ, और दिसंबर 24, वहाँ पे भी अर्निंग्स ग्रोथ कमज़ोरी रहेगी। तो आपके मार्केट के वैल्यूएशंस चढ़े हुए हैं। निफ्टी की फॉरवर्ड पी 24-25 के आसपास है, और आपकी अर्निंग्स ग्रोथ शून्य के बराबर। तो जाहिर है निवेशक चिंतित हो रहे हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनएक्सपीरियंस। काफ़ी निवेशकों के लिए पहला इकोनॉमिक डाउनटर्न है। एंड मेरे को जो दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग चिंतित होके शायद कुछ हद तक पैनिक में आके अपने पोजीशंस इस लिक्विडेट पर कर रहे आऊँगा हैं। वापस मैं। दूसरा, पॉलिटिक्स को लेकर कुछ कह रहे थे हाँ जी, जब तो मैं मैंने बोल रहा था आपको दुनिया में इंटरवेन किया। पॉलिटिकल माहौल भी काफ़ी संगीन है। यूएस में इलेक्शंस तो है ही, प्लस जो रशिया यूक्रेन का माहौल बना हुआ है, जो गाज़ा में इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रही है। इंडिया में भी असेंबली इलेक्शंस हैं। सो पॉलिटिकल विशिएशन भी है, पॉलिटिकल माहौल भी थोड़ा सा अनसर्टन है, और सिक्लिकल इकोनॉमिक डाउनटर्न है। दोनों को जोड़ के मेरे ख्याल से एक करेक्शन का माहौल बन गया है। हम्म। आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि बहुत इन्वेस्टर्स के लिए पहली बार है जो इस बुल रन के बाद उन्होंने इस तरीके का मूव देखा है। हाँ जी। और कोविड के बाद से जो पैसा आया उसने अब तक करेक्शन देखी नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 7-8% करेक्शन पे गया। उससे पहले हम्म। कभी गया नहीं। भले प्राइस वाइज एक बार डैमेज जरूर हुआ था इलेक्शन के बाद, लेकिन वो तुरंत अगले दिन बाउंस बैक कर हम्म। गया था। तो क्या एक रिस्क है कि जो मार्केट में पिछले 3-4 सालों में बेतहाशा पैसा चेज हुआ है, ना सिर्फ वो रुकेगा बल्कि कुछ रिडेम्पशन का भी खतरा आ सकता है वहाँ पर फिर? तो देखिए, पहला तो जो आंकड़ा ऑलरेडी आपके हमारे सामने है कि अक्टूबर के महीने में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड करीबन बेचा। 12-13 बिलियन डॉलर निकाल लिया इंडिया के मार्केट से, राइट। एंड क्वाइस्ट काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि चाइना के वजह से है। मेरे ख्याल से वैसा नहीं है। आई थिंक विदेशी निवेशक ने अंदाज़ा लगाया है, अनुमान लगाया है कि इंडिया की मार्केट महंगी है, रिलेटिव टू फंडामेंटल्स महंगी है। तो विदेशियों का रिडेम्पशन तो जोर शोर से शुरू हो चुका है। अब रही बात डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, इट विल बी इनक्रेडिबल अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर में रिडेम्पशन नहीं दिखे। अगर हम सेबी के आंकड़े लें, सेबी का कहना है कि आज के डेट में करीबन 170 मिलियन, करीबन 17 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में है। वही नंबर 4 साल पहले 3 करोड़ का होता था। सो 3 करोड़ डीमैट अकाउंट से हम 17 करोड़ में पहुंच गए हैं।
तो उसमें से डेफिनेशनली करीबन 10-11 करोड़ निवेशक हैं जिनके लिए पहला पहला डाउनटर्न है। इनकम टैक्स का रिटर्न, आईटी रिटर्न्स का डेटा देखें ईयर टू मार्च 24 के लिए केवल 2 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स के पैसे भरे। बाकी नल रिटर्न फाइल हाँ, किया नील सबने। रिटर्न्स हाँ। फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 17 करोड़ डीमैट अकाउंट है और 2 करोड़ लोग आईटी रिटर्न्स भर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि काफ़ी 15 लोग, करोड़ ने तो पैसा नहीं बनाया है। हाँ, उन लोगों के पास पैसे नहीं है। हाँ। एंड जाहिर है अगर वैसे माहौल में उनके ऊपर रिडेम्पशन आ रही है हम्म। तो हमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इसमें इनमें से काफ़ी लोग रिडीम कर जाएं। तो फिर सौरभ, क्या ये मार्केट अब, अगर आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से फोर्सिएबल फ्यूचर में ज़ीरो दिख रही है आपको, तो फिर ये मार्केट 24 टाइम पर क्यों ट्रेड करे? फिर क्या ये मार्केट, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं इंडेक्स ठीक है, फ्रॉथ मिड कैप और स्मॉल कैप में है। अगर आपकी थ्योरी सही है तो फिर तो इंडेक्स में भी फ्रॉथ है। हाँ जी, तो मुद्दों को 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ। तो हाँ। मिड कैप में मैं थोड़ी देर पे आता हूँ। पहले मैं इंडेक्स पे, निफ्टी पे ही हाँ। फोकस करता हूँ। हाँ। तो निफ्टी को मेरे ख्याल से आप 2 हिस्सों में आराम से तोड़ सकते हो। हाँ। वो वाले कंपनी जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ ज़ीरो के बराबर हो गई है, और वो वाले कंपनी जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी बरकरार है, 10, 11, 12 पे चल रही है, राइट। तो अगर हम ज़ीरो वाला इकोसिस्टम देखें, राइट, काफ़ी सारे इनमें पीएसयू हैं या उनका कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम है, राइट। एंड पीएसयू और कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम में क्या हुआ है कि सरकार का कैपेक्स साइकिल थोड़ा ठंडा पड़ गया है। अब वो किस लिए हुआ है, वाई हैज़ गवर्नमेंट कैपेक्स कॉन्टॉक, सरकार ने कैपेक्स इतना धीमा क्यों कर दिया है बजट के बाद, मेरे पास अभी तक साफ जवाब नहीं है। होपफुली कुछ क्लैरिटी आएगी जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी बजट पेश करेंगे। बट सरकारी कैपेक्स के धीमा पड़ने से जो पीएसयू और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम है उसकी ईपीएस ग्रोथ पे जाहिर है एक प्रेशर आ गया है। एंड दैट हैज़ क्रिएटेड इन द निफ्टी एक बड़ा स्पॉट ऑफ प्रेशर। मेरे ख्याल से करीबन 50 से 60% निफ्टी का वेटेज इस 0% ईपीएस ग्रोथ के कैटेगरी में आ जाता है। अगर बाकी निफ्टी देखें, राइट, जैसे कि हमारे पुराने पसंदीदा स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, उस प्रकार के स्टॉक देखें, वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। कोई 5 है, कोई 15 है, भले उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। हाँ। सो शेयर प्राइस बेसिस पे अंडर परफॉर्म किया, बट उनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी सुदृढ़ है, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ होल्ड अप कर रही है। एंड मेरे ख्याल से ये डिमार्केशन अब आ गया है। ये वाला जो सितंबर का जो अर्निंग सीजन था, उसमें साफ दिख रहा है कि कमज़ोर अर्निंग्स ग्रोथ वाले स्टॉक की भारी पिटाई हो रही है, और जिन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ होल्ड अप कर रही है, ठीक ठाक पकड़ 10, 11, 12 आ रही है, उनकी स्टॉक प्राइस होल्ड अप करें। मेरे ख्याल से ये माहौल बरकरार रहेगा अगले 3-4 क्वार्टर की। जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल 25-30% लाते हैं, भारी री इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ 10, 11, 12 के आसपास खड़ी रहेगी। और बाकी जो कमज़ोर कंपनी है जिनकी कुछ फंडामेंटल्स खास पहले थी नहीं, 2-3 साल वो स्टॉक भागे हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ ज़ीरो या नेगेटिव पे आ गई है, और वहाँ पे पिटाई होगी। तो यह रही निफ्टी की बात, राइट। एक काफ़ी शार्प डिमार्केशन आ गया निफ्टी के अंदर, किसकी अर्निंग्स ग्रोथ खड़ी अभी भी तगड़ी है और किसकी कमज़ोर पड़ी है, और उस मुताबिक स्टॉक प्राइस ट्रेंड कर रहा है। अब आते हैं स्मिड कैप में। स्मिड कैप में भी मैं कहूँगा 2 कैटेगरी बन गए हैं। एक तो है जो फिर से ये कॉन्ट्रैक्टर इकोनॉमी, राइट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या पीएसयू के कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे स्टॉक 3 साल में 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना चली है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स देखो, बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लोज देखो, वो कमज़ोर हैं। वहाँ पे जो 60, 70, 80, 90 टाइम्स पे जो मिड कैप्स ट्रेड कर रहे हैं, एंड जहाँ पे फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से करेक्शन आएगी। ये वाली करेक्शन शुरू नहीं हुई है। मिड कैप्स में कमज़ोर मिड कैप की अभी भी पिटाई शुरू नहीं हुई है। आई थिंक वो पिक्चर अभी भी आना बाकी है। आयरॉनिकली अब तक जो लास्ट एक महीने का एक्शन देखा है वो काफ़ी हद तक लार्ज कैप्स में फोकस्ड रहा है। मिड कैप का करेक्शन मेरे ख्याल से लार्ज कैप से ज़्यादा रहेगा, बिकॉज मिड कैप की जो कंपाउंडिंग रही है वो ज़्यादा भागी है, राइट। अगर आप लास्ट 3 इयर्स देखें, BSE 500 करीबन 30, लास्ट 4 इयर्स देखिए, लास्ट 4 साल में BSE 500 करीबन 30-35% पे कंपाउंड किया है। बट लास्ट 3 साल में निफ्टी उतना नहीं भागा जितना कि स्मॉल कैप भागा है, एंड जाहिर है देयरफॉर ओवर अ 6 मंथ पीरियड स्मॉल कैप की करेक्शन ज़्यादा होगी, एंड फिर वहाँ पे भी आई थिंक क्वालिटी वर्सेस नॉन क्वालिटी का एक डिस्टिंक्शन आ जाएगा। तो अगेन क्योंकि हम रिसेंसी बायस से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वैसे तो क्या मिड और स्मॉल कैप भी 8-9% गिरे हैं, लेकिन आपके हिसाब से तो अभी कुछ भी नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो रैली हुआ है, राइट, अगर हम स्मॉल कैप की रैली देखें वो निफ्टी से कई ज़्यादा रही है। इनफैक्ट
अगर हम 3 महीने पहले आप और मैं बैठते तो हम देखते कि निफ्टी की वेटेज एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट हाँ। इज़ आई थिंक एट अ 10 ईयर लो, राइट? तो बिकॉज स्मॉल कैप इतना भागा है कि निफ्टी की वेटेज स्मॉल कैप की तुलना में एक्चुअली काफ़ी घट गई है। उसके कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी में जो कमज़ोर स्टॉक हैं वो ज़्यादा पिट रहे हैं। जो पूरी स्मॉल कैप की जो सफाई है वो मेरे ख्याल से 2025 की डिफाइनिंग कहानी रहेगी, एंड दैट्स वेयर आई थिंक अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स रियली विल बी टेस्टेड। उनकी एक परीक्षा ली जाएगी, मार्केट उनकी परीक्षा लेगी, कैन यू होल्ड योर नर्व व्हेन यू आर सीइंग कंपनीज विद वीक फंडामेंटल्स पुल बैक। तो आपने बार बार कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम का जिक्र किया। हाँ जी, हाँ जी। क्या है एग्जैक्टली ये कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम? तो देखिए, काफ़ी हद तक यहाँ पे भारत सरकार की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड के बाद जब इकोनॉमी पूरी ठंडी पड़ गई थी हाँ। तो सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया। तो अगर हम ईयर टू मार्च 21 का बजट देखें, ईयर टू मार्च 22, ईयर टू मार्च 23, and all the way almost to the year to March 24. March 24 year, FY 24 में वोट ऑन अकाउंट था rather than a proper budget, but FY 21, 22, 23 के जो बजट से अगर हम देखें उसमें सरकार ने 3 क्षेत्र में दबा के कैपेक्स किया। पहले तो है रोड्स, दूसरा है डिफेंस और तीसरा है रेलवेज, राइट? तो करीबन 4 बजट लगातार सरकार ने कैपेक्स का खर्चा बढ़ाया इन 3 क्षेत्र में एट अराउंड रफली 25 to 30%। तो अगर आप 4 बार लगातार 25 से 30% से खर्चा बढ़ाओ, यू मोर देन डबल्ड द गवर्नमेंट कैपेक्स आउटले ऑन रोड्स, रेलवेज और डिफेंस, राइट? नाउ जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो इलेक्शन के बाद 4 जून 2024 इलेक्शन के बाद ये वाला कैपेक्स का जो खर्चे का जो सिलसिला था वो ठंडा पड़ गया है। किस लिए ठंडा पड़ गया है मेरे पास अभी भी जवाब नहीं साफ जवाब नहीं है, बट उसका असर जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट आएगा, बिकॉज जो ऑर्डर बुक भाग रही थी, जो कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम थी, जो सड़कें बना रही थी, डिफेंस के पुर्जे बना रहे थे, रेलवे के पुर्जे बना रहे थे, उनका जो ऑर्डर बुक भाग रहा था, उनकी जो अर्निंग्स भाग रही थी, वो पूरा सिलसिला ठंडा पड़ गया है, एंड एज अ रिजल्ट जाहिर है स्टॉक प्राइस पे डिस्प्रोपोर्शनेट असर आएगा। अच्छा सौरभ, आप ने जब शुरुआत की तो आपके फंड ने शुरू के 2 साल में शानदार रिटर्न्स दिए, काफ़ी आपके नए इन्वेस्टर्स बने। फिर आपका एक पीरियड आया जिसमें हमने ये सब डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, इसमें मैसिव रैली देखी, लेकिन आपका पोर्टफोलियो यहाँ अलाइन नहीं था। आपका पोर्टफोलियो ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, आपने काफ़ी आई थिंक क्लाइंट्स भी लूज़ करे। कभी आपको टेम्पटेशन नहीं हुई कि मैं थोड़ा सा इस स्पेस में रहता हूँ जहाँ पर आज इस समय हम काफ़ी करेक्शन देख रहे हैं? देखिए, मैं 2008 साल में इंडिया आया, राइट? तो मैंने 2009 का बुल रन, मेरा 2009 का जो बुल रन था वो मेरा पहला बुल रन था, और उसमें मैंने देखा 2009 के बुल रन में कि किस प्रकार से लो क्वालिटी स्टॉक्स एक साल में ट्रिपल क्वाड्रुपल हो सकते हैं, राइट? सो 2009 की बात कर रहा हूँ। ईपीसी के कंपनीज अभी भी रट्टे से नाम याद है मेरे को, कौन सी ईपीसी के कंपनी ने स्टॉक भगाया, ऊंचे के भाव पे पैसा रेज किया, और वही सेम कंपनी 11, 12, 13 में अनुज, वही सेम कंपनी 2009 पे दबा के पैसा रेज कर रही थी एट्स अ रिच वैल्यूएशन, वही कंपनी 11, 12, 13 में पूरी साफ हो गई। फिर को दूसरी बार मेरे को ये पिक्चर देखने का मौका मिला 2017 में। 2017 में एक एनबीएफसी का बुल रन आया जहाँ पे लो क्वालिटी एनबीएफसी के शेयर प्राइस खूब भागे, राइट? एंड एनबीएफसी ने तो सीपी कमर्शियल पेपर भी इशू किया बॉम्बे के बॉन्ड मार्केट में। तो वो सिलसिला, वो मूवी मेरे को फिर से 2017 में देखने को मिली। वही सेम एनबीएफसी 2018 के लास्ट 3-4 महीने में 80-90% करेक्ट हो गई। तो मैंने ये पिक्चर 2 बार देख के रखी है। तो जो इस बार फिर जब 21, 22, 23 में फिर से वही सिमिलर सा एक माहौल दिखा, तो ज़्यादा अपने आप को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं हुई। और मेरे साथ जो मेरे कोलीग काम करते हैं वो मेरे साथ करीबन 20 साल से जुड़े हुए हैं, तो हमने लो क्वालिटी रैलीज़ पहले भी देख के रखा है, एंड वी रियलाइज़ कि निवेश तो करना ही नहीं है। एंड वी ऑल्सो रियलाइज़ कि निवेश ना करें लो क्वालिटी में, राइट? लो क्वालिटी कंपनीज में निवेश ना करें, वी रियलाइज़ कि लोग क्लाइंट्स चले जाएंगे। तो आई सेड सच इज़ लाइफ, राइट? हमको क्वालिटी में निवेशित रहना है, नॉट बिकॉज हमको क्लाइंट्स को कमज़ोर रिटर्न देना है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू गिव क्लाइंट्स गुड रिटर्न्स, बट क्वालिटी में इसलिए निवेशित रहना है कि क्योंकि जब ये घुसेगा, राइट? अगर हम 2018 अगस्त की याद दिलाता हूँ, 2018 अगस्त DHFL और येस बैंक मेरे को अभी भी याद है, करीबन 5 दिन में DHFL येस बैंक 5 days ओनली 80-90% स्टॉक प्राइस करेक्शन हो गया, राइट? सो द प्राइस यू पे फॉर बीइंग ग्रीडी
हाँ, द प्राइस यू पे फॉर बीइंग ग्रीडी अराउंड द रॉन्ग काइंड ऑफ कंपनी, जो कमज़ोर कंपनी के आसपास अगर आप लालच दिखाते हो हाँ, तो बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, ठीक है, शॉर्ट रन में आप थोड़ा नंबर वंबर दिखा दिए, शॉर्ट रन में थोड़ा अल्फ़ा फ़ल्फ़ा दिखा के आप कुछ क्लाइंट को आकर्षित कर सकते हो, बट वो मेरे ख्याल से लाभदायक गेम नहीं है। इसलिए हमने बोला कि हम क्वालिटी में ही निवेशित रहेंगे। एंड एज आई एम श्योर यू नो, एज आई एम श्योर एवरीबडी वाचिंग दिस प्रोग्राम नोज, हम निवेशित रहे HDFC बैंक में, एशियन पेंट्स में, डिवीज़ लैब में, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में। इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरे माँ बाप का पैसा लगा हुआ है, माई पेरेंट्स आर 75 ईयर्स ओल्ड, उनका पैसा लगा हुआ है, और हमारे अब 5,500 क्लाइंट्स का पैसा लगा हुआ है। एंड नेचुरली 2022 का साल टफ रहा, 2023 के पहले 6 महीने टफ रहे, बट लास्ट 18 मंथ्स, लास्ट 18 महीने की बात करो, वी आर अप 50%। 18 महीने में टोटल रिटर्न आई है 50%। नाउ हमको अपने ग्रीड पे एक लगाम रखनी है। अगर 18 महीने में आपकी पोर्टफोलियो आप 50% है और उससे किसी को दिक्कत है, तो माय पॉइंट टू दोज पीपल इज़ आप अपना कुछ और ज़िंदगी में सोचिए। वी आर इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी कंपनीज जो दशकों से इंडिया में कंपाउंडिंग दिखला रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि आपको कमा के नहीं दे रहे। सिंस इंसेप्शन, मार्सेलस की शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2018 में। सिंस इंसेप्शन नेट ऑफ फीस, नेट ऑफ ऑल चार्जेस, हमने क्लाइंट्स को 17% रिटर्न कमा के दी है। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक काम किया है। हाँ, गलतियाँ की है, ऑफ कोर्स वी हैव मेड मिस्टेक्स। 2021 में अगर मेरे पास अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चलाता 2021 में, वी वुड हैव कट सम ऑफ आवर विनर्स इन 2021। 2021 में शायद हम पेज, डिवीज़, डॉक्टर लाल, ये अगर हम 2021 में छोटा कर देते पोजीशन, तो 2022 में हमारी करेक्शन कम आती। वी वुड स्टिल अंडर परफॉर्म इन 2022। जब क्वालिटी बैक सीट लेगा हम अंडर परफॉर्म करेंगे, बट अंडर परफॉर्मेंस की मात्रा कम होती अगर हम 2021 में थोड़ा सा और सावधानी तो बरतते। आपकी बिग कॉल क्या है? अगले एक साल वापस प्योर क्वालिटी में रहें और अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को उसमें थोड़ा सा म्यूटेड रखें? ठीक है, मेरा बिग कॉल है कि अगला 1 साल, अगला 10 साल, राइट, 1 या 10, इंडिया में वही कमाएगा, वही इंसान कमाएगा इंडिया में जिसको क्वालिटी की परख होगी। जो भागेगा बेतहाशा, जो बेतहाशा भागेगा आफ्टर टुडेज विनर, राइट, कोई ना कोई स्टॉक तो हर साल चलेगी। जो आके मेरे को बोलेगा मेरे को इस साल के भागते हुए स्टॉक में पैसा लगा दो, उसका इंडिया में मेरे ख्याल से दिक्कतें ज़िंदगी में उन वैसे निवेशक की आती रहेंगी। इंडिया में जिसको क्वालिटी की परख होगी, क्वालिटी मतलब ईमानदार प्रमोटर, मेहनती प्रमोटर और दिमाग वाला प्रमोटर, राइट, तीन, इसके एक मिश्रण चाहिए। एक मिश्रण चाहिए, वो वाला प्रमोटर जिसके पास ईमानदारी हो, मेहनती हो और दिमाग वाला हो। वैसे प्रमोटर पे आप उसको बैक कीजिए, शांति से लगा के रखिए पैसे। इंडिया में ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। और जब मैं अपने नुस्खे खुद ही भूल जाता हूँ, तभी हमारी दिक्कतें आती है। ओके, अच्छा चलिए, काम करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। दिवाली पर सौरभ ने मुझे ये बुक गिफ्ट की, इसको बी होल्ड द लास्ट, ये मैं पढ़ नहीं पाया, इसको क्या बोलते हैं आप? लिवियाथन। लिवियाथन। हाँ, तो ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सौरभ मुखर्जी से बात हो रही है। सौरभ, आपकी बुक के बारे में बात करें इससे पहले एक चीज़ जो डिस्कस करनी रह गई थी, तो जो हमने सब कुछ डिस्कस किया उससे एक सार पूछना चाहता था। पिछले 2-3 साल में रिटेल ने बहुत पैसा बनाया डिफेंस में, रेलवेज़ में और बाकी के PSUs में। क्या वहाँ टॉप बन चुके हैं, मल्टी ईयर टॉप्स आपके हिसाब से? देखिए, इस प्रकार का सरकारी कैपेक्स, जिस प्रकार का सरकारी कैपेक्स लास्ट 3-4 साल में हुआ है, मैंने अपने करियर में देखा नहीं है। अनबिलीवेबल है। एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट 3-4 महीने में सरकारी कैपेक्स की जो ग्रोथ रेट है वो धीमी पड़ गई है। एंड उस बेसिस पे अगर मैं उस बेसिस से एक्स्ट्रापोलेट करूँ, अर्निंग्स ग्रोथ PSU इकोसिस्टम का अब नीचे आएगा, एंड देयरफॉर जाहिर है वैल्यूएशंस पे भी एक दबाव बनेगा। अब फिर से ये लोग फिर से PSUs रैली करेंगे नहीं, ज़रूर कभी ना कभी करेंगे, बट अगले कुछ क्वार्टर में थोड़ी सी मेरे को लग रही है कि माहौल बदल गया है। ये यहाँ से भी क्या, जैसे डिफेंस स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, यहाँ से भी क्या 30-40% करेक्ट हो सकते हैं? अगर 1 फरवरी 2025 के बजट में डिफेंस का बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ग्रोथ, तो मेरे ख्याल से करेक्शन मेंटेन हो सकती है। ओके,
चलिए अब थोड़ी बात करते हैं आपकी इस बुक की। हाँ जी। ठीक है, मैं आज कोशिश करूंगा इसको पढ़ने की। दिवाली पे आपकी टीम ने मुझे गिफ्ट की थी ये। पहले तो ये दो टाइटल हैं इसके, एक तो बियोल्ड द लेवियाथन जो आपने बोला, हाँ जी। और एक द अनयूजुअल राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये सौरभ की बुक है। तो ये बेसिकली क्या 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 सोचकर आपने ये टाइटल रखा है इस बुक का? देखिए, ऐसा हुआ कि कोविड के वजह से 2 साल हम घर में बंद थे, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। फिर दिवाली 2021 वाज़ व्हेन वी स्टेप्ड आउट। सो जब दिवाली 2021 में बाहर निकले, तो लगा कि एक नए देश में घूमना फिर से शुरू किए हैं। हम्म। और 2022, 2023 जो नए थीम हमको मिले, जो नए निवेश करने के तरीके मिले, हम वो अपने पोर्टफोलियो में तो लाए ही, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो भी लास्ट 1 साल में अच्छी रिकवर की है। बट एक नई सीख मिली कि इंडिया किस प्रकार से बदला है। जो मेरी सबसे बड़ी टेक अवे थी कि इंडिया में जो चेंज है वो ग्राउंड अप है, राइट। एक देश में ग्राउंड अप परिवर्तन है, पूरा माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है। और उस माइंडसेट चेंज के मैं 3 डायमेंशन किताब में मैंने मुझे समझाने की कोशिश की है। हमारी इकोनॉमिस्ट नंदिता और मैंने ये किताब में 3 डायमेंशन का चेंज दिया। पहला है वुमेन, राइट। तो क्या देख रहे हैं कि वुमेन के बैंक अकाउंट में, लेडीज़ के बैंक अकाउंट में आरबीआई के डेटा के तहत अर्बन एरियाज़ में लेडीज़ के बैंक अकाउंट में अब मोर पैसा है देन मेन के बैंक अकाउंट, राइट। और नॉट ओनली आरबीआई का डेटा है, हमारे अनगिनत क्लाइंट्स के घर में यही सेम डिस्कशन होती है कि अब लेडीज़ के पास ज़्यादा पैसा है। पहले हम सोच रहे थे, जब आरबीआई का डेटा पहली बार हमको दिखा दैट वुमेन हैव मोर मनी इन देयर बैंक अकाउंट्स देन मेन, पहले हम सोच रहे थे कि मेन लोग कमा के वुमेन के बैंक अकाउंट्स में रखे हैं। फिर रियलाइज़ किया नहीं, उतना आसान नहीं है। एक तो प्रोफेशनल क्षेत्र में वुमेन हैव मूव्ड फार अहेड। अगर हम देश का एजुकेशन का डेटा देखें, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, हर लेवल ऑफ एजुकेशन में अनुज विमेन विमेन आर अहेड हाँ, ऑफ मोर मैन। वुमेन आर स्टडिंग देन बिल्कुल। मैन, और पास रेट भी ज़्यादा है, राइट। तो हम्म। जाहिर है अब अगर उनकी पढ़ाई ज़्यादा है, हम्म। उनको अच्छी नौकरियाँ मिल रही है, कमाई उससे हो रही है। और दूसरा जो है कि अगेन सरकार की डेटा से और अपने ट्रैवल से भी दिख रहा है कि एसएमई के जो एसएमई बनाने का जो पूरा सिलसिला है, राइट। एसएमई बना के चाहे आप सैलड बेचो या केक बेचो, या एसएमई बना के आप यूनिकॉर्न बनाओ, वहाँ पे भी लेडीज़ काफ़ी अग्रसर हो गई हैं। तो इन दोनों वजह से उनके पास पैसा आ गया है। जाहिर है अगर लेडीज़ के पास पैसा है, दे आर गोइंग टू स्पेंड। तो हमारा काम एज निवेशक है टू बाय दो स्टॉक्स विच लेडीज़ आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन, राइट। तो जब 1.5 साल पहले ट्रेंट लिया पहली बार, तो काफ़ी उसके पीछे ये सोच थी कि द ट्रेंट इज़ गोइंग टू डू वेल। वी डिडंट रियलाइज इतना अच्छा कितना करेगा, अच्छा करेगा, हाँ। बट वी रियलाइज दैट वुमेन आर गोइंग टू बिकम अ मैसिव ड्राइवर ऑफ ट्रेंड्स फॉर्चून्स। और अभी भी ट्रेंट हमारे पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है, बिकॉज वी बिलीव दैट बोथ इन जूडियो के क्लोथिंग या वेस्ट साइड की क्लोथिंग एंड स्टार बाज़ार की ग्रोसरी में लेडीज़ का एक अहम हिस्सा रहेगा, एक अहम रोल रहेगा। दूसरा जो हमने थीम कवर किया है कि पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में दिख रहा है कि आईआईटी, आईआईएम और विदेश में पढ़े लिखे लोग हैं, वो अब निफ्टी कंपनीज़ के बोर्ड में हावी नहीं है। तो पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ निफ्टी 50 बोर्ड डायरेक्टर्स आर ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स। और यही पूरा परिवर्तन बाकी स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा है और बाकी सोसाइटी में भी दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी डेमोक्रेटाइज हो गई है, राइट। कि सबके पास आज मोबाइल डेटा है, सबके पास एक्सेस टू द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉलेज ऑन यूट्यूब और किंडल वगैरह है। और फंडिंग की उपलब्धि वेंचर कैपिटल के ज़रिए से हो या बैंक लोन के ज़रिए से, फंडिंग की उपलब्धि भी डेमोक्रेटाइज हो गई। तो एक नई एलीट खड़ी हो गई है इंडिया में। छोटे शहर जाएँ या मुंबई में देखें, एक नई एलीट खड़ी हो गई है। उसके जो सोच है, उसकी जो निवेश करने की शैली है, उसकी जो स्टेटस दिखाने की शैली है, वो कुछ अलग है पुराने ज़माने के जिन एंड टॉनिक पीने वाले, बीबीसी इंग्लिश बोलने वाले लोगों से। तो एक नया एक एलीट आगे आ गया है, उसको अपना स्टेटस दिखना है। सो रॉयल एनफील्ड और आइशर मोटर्स में 1.5 साल पहले जब हमने निवेश किया, वी डिड इट रियलाइजिंग दैट जो छोटे शहर का एलीट बंदा है या छोटे शहर की एलीट बंदी है, वो अपना स्टेटस दिखाने के लिए एक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का बाइक पे खर्चेगा। एंड नेचुरली वी वर सीइंग सिद्धार्थ लाल अनाउंस न्यू बाइक्स कीपिंग इन माइंड दैट द प्राइस पॉइंट्स दैट द एलीट कैन अफोर्ड वो ऊपर जा रहे थे। और तीसरा जो हमने डायमेंशन काफ़ी डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, साउथ इंडिया अब वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन बन गया है। तो साउथ इंडिया का वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन साउथ इंडिया बन गया है। तो साउथ इंडिया अकाउंट्स फॉर हमारे देश का 25% पॉपुलेशन, 1/4 पॉपुलेशन साउथ इंडिया में है। लेकिन 65% जीडीपी ग्रोथ, 65% जीडीपी ग्रोथ साउथ इंडिया से आती है। करीबन 8-9% से इकोनॉमी भाग रही है और लास्ट दशक से भाग रही है। मेरे ख्याल से अगले दशक में भी भागेगी। जाहिर है अगर इतनी ग्रोथ है तो प्रॉस्पेरिटी भी तोड़फोड़ है। एंड देयरफॉर ऐसे कंपनी में निवेश किया जाए जिसका फुटप्रिंट डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा
साउथ साउथ में। इंडिया में। तो इसका सबसे सिंपल उदाहरण है मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स। हाँ उन्होंने लास्ट 4-5 साल से एशियन पेंट्स ने दबा के फुटप्रिंट बढ़ाया है साउथ हाँ इंडिया में, हाँ डीलरशिप एक्सपेंशन की है, हाँ। एंड उसका फ़ायदा मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर में दिखता रहेगा। या सो फिर कल्याण ज्वेलर्स फॉर so एग्जांपल। so so so, so companies are over indexed to हाँ South India हाँ will do disproportionately better। हाँ। तो उसके साथ साथ चाइना प्लस वन थीम के भी हमने समझाया है कैसे इंडिया के लिए बड़ी चीज़ है। और फाइनली एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जहाँ पे यूएस के कंपनी, यूरोप के कंपनी अपना सारा का सारा काम इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। सो हमारे हमारे ख्याल से इंडिया के लिए अगला दशक अच्छा रहेगा। एक सिक्लिकल डाउनटर्न में हम प्रवेश किए हैं। इस सिक्लिकल डाउनटर्न में जैसे आप और मैं डिस्कस किए, स्टॉक करेक्ट करेंगे, वो करेक्शन में अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे मौके में अच्छे कंपनी लेने का मेरे ख्याल एक से। इसमें एक चीज़ आपने लिखी है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एपिक स्केल। हाँ जी, ये हाँ जी। क्या है? सो देखिए, हमने जो दिखाया है इस किताब में कि अगर हम भारत सरकार का कॉरपोरेट टैक्स का डेटा देखें, हाँ कॉरपोरेट टैक्स का डेटा दिखला रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को रियल टर्म्स, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनीज हु पे कॉरपोरेट टैक्स वो अपने प्रॉफिट्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। और हमने ये भी दिखाया कि केवल 7,000 कंपनीज अकाउंट फॉर 98% ऑफ द कंट्रीज प्रॉफिट्स। तो एक प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेशन बन गई है। करीबन 1,000 कंपनी, many of them listed, account for 65% of profits, and another 6,000 companies account for another 25-30% of profits। जो सबसे दिलचस्प बात है और आपके हमारे लिए और आपके दर्शकों के लिए सबसे मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग निवेश का अपॉर्चुनिटी है, टॉप 1000 के नीचे जो अगले 6,000 कंपनी है, टॉप 1000 के नीचे जो अगले 6,000 कंपनी है, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 4 साल 25% पे भाग रही है। ये इंडिया के चैलेंजर कंपनीज़ हैं। इनफैक्ट मार्सलस भी मेरे ख्याल से उसी गिनती में आती है। इन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 40-50 करोड़ द लोअर एंड है और 500 करोड़ द अपर एंड है। तो इनको चैलेंजर कंपनी बोलते हैं। हमने किताब में दिखलाया कि इंडिया में करीबन 6,000 कंपनी है 50 से 500 करोड़ पैट के रेंज में। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखला रहे हैं और भविष्य अगला 10 साल तो इन्हीं का सबसे है। ज़्यादा स्टॉक मार्केट में वैल्यू भी इन्हीं हाँ जी, कंपनियों से काफ़ी आएगी। सारे अनलिस्टेड हैं, इनका आईपीओ होगा धीरे हाँ धीरे ओवर द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स, इनका आईपीओ होगा। हाँ तो इंडिया में विनर्स हैं कॉरपोरेट इकोसिस्टम में। करीबन 1 मिलियन से ज़्यादा कंपनीज सरकार को टैक्स देते हैं, हाँ। लेकिन 7,000 कंपनीज 98% ऑफ प्रॉफिट्स घर ले जाती हैं। ओके, तो फिर एक आखिरी सवाल देन, इन सब का सार क्या है इस समय मार्केट में? जो पिछले 2-3 साल में रिटर्न्स बने, क्या अब उन पर थोड़ा ब्रेक लगेगा और क्या हम थोड़े से अब कम एक्सपेक्टेशन लेकर, क्या नेगेटिव ईयर भी फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं मार्केट में? हाँ जी, तो मेरा पहला सजेशन रहेगा तो थोड़ा सा शांति बरती है, राइट। काफ़ी हाँ कुछ दुनिया में हो रहा है, बहुत पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी का माहौल है, जैसे मैं समझा रहा था, एक इकोनॉमिक हाँ डाउन साइकिल भी जा रहा है। शांति बरतने के बाद सोचिए आपको आपके निवेश से क्या आपको हासिल करना है। यू हाँ कैन नॉट से कि मेरे को बेतहाशा पैसा कमाना है। अगर इस प्रकार का निवेश हो रहा हो तो ज़िंदगी में दिक्कत से आपको ऐसा कीजिए, आपको निवेश से हासिल क्या करना है। हाँ अगर आपको मानिए आपकी गोल है कि आपको आज से 10 साल बाद x करोड़ की पूंजी चाहिए, हाँ अगर आप अपने आज के पूंजी को 15% से कंपाउंड करके 10 साल बाद x करोड़ आपका नंबर आता है, तो शांति से बैठे रहिए। ठीक है, थोड़ा नीचे जाएगा पोर्टफोलियो, फिर ऊपर आएगा। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस कुछ इरेशनल है, आपने कुछ उल्टा सीधा उम्मीद पे निवेश किया है, देन आई थिंक इट इज़ टाइम टू गेट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सेबी के वेबसाइट में 1200 फाइनेंशियल एडवाइज़र के फ़ोन नंबर, एड्रेस दिए हुए हैं। उनमें से एक को कांटेक्ट कीजिए और थोड़ा सा डिस्कस कीजिए कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर पाओ। ग्रीड इज़ नॉट अ वे टू कंपाउंड वेल्थ इन द लॉन्ग रन। सौरभ, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच। और आपने इन सब टॉपिक्स पर बात की और आपकी बुक आई एम टोल्ड ऑलरेडी बेस्ट सेलर्स में से है। हाँ जी, हाँ जी, दिवाली में तो खूब बिकी किताब। तो हाँ करीबन 10,000 का नंबर है इंडिया में बेस्ट सेलर हाँ का दर्जा पाने के लिए। हाँ तो 10,000 क्रॉस कर गया है। हाँ ये जो आपके हाथ में ये फर्स्ट एडिशन है, हाँ तो रखिएगा ध्यान से। हाँ, नहीं ये तो सेकंड मैं, एडिशन में बेस्ट सेलर का ठप्पा कवर हाँ पे आ नहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो ये तो खैर मेरे पास रहेगी एज एज योर गिफ्ट। थैंक यू सो मच। और माय प्लेजर। अब सीएनबीसी आवाज़ पर आप आए हैं तो हम यही उम्मीद करेंगे कि 20,000 का आंकड़ा बहुत थैंक यू जल्दी सो आप मच। की इस बुक को छूने को मिले। थैंक यू सो मच। गेट रिच के इस कवरेज में आज इतना ही। आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।